हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो विषय हमारे सामने है वो है हमारा जीवन संग्राम और जिसके लेखक डॉक्टर मृणाल कलिता जी हैं, जिनका जन्म कामरूप ग्रामीण जिले के बामंदी गांव में हुआ था। वे एक कहानीकार, उपन्यासकार और एक निबंधकार के रूप में साहित्य में अपनी एक अलग ही पहचान इन्होंने बनाया। विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें साहित्य रचना में रुचि रखते थे। डॉक्टर कलिता मुख्य रूप से कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। विविध विषय वस्तु एवं कला कौशलों पर आधारित डॉक्टर कलिता की कहानियां अपनी भावधारा के द्वारा पाठकों के मन में खूब आकर्षित करती है, जिससे पाठक उसे पढ़ के अपने मन में बिठा लेते हैं। और इनकी भाषा काफी सहज और सरल भी है और इन्होंने समाज की जो जीवन की एक जीवंत कहानी को हमारे सामने लाकर रखा है। बकुल फुलरदरे नामक उपन्यास के माध्यम से इन्होंने असमय साहित्य को एक महान योगदान भी दिया है। जीवन संग्राम, जो कि डॉक्टर मृणाल कलिता द्वारा एक प्रसिद्ध सामाजिक कहानी है, इसमें एक किशोर जो कि नशा के आदी हो जाता है, उसकी मानसिक अवस्था का भी एक सुंदर सा चित्र हमारे सामने रखा है। सिद्धार्थ जैसे आम लड़के बाकी लड़के जैसे रहते हैं, उसी तरह सिद्धार्थ भी एक आम लड़का बोला गया है, जो कि काफी संवेदनशील और एक जिम्मेदार लड़का भी है। परंतु शायद माता पिता के प्यार ना मिलने के कारण, दोस्तों के साथ मेलजोल ना रखने के कारण, या फिर एकांकी के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी निराश स्थिति के कारण भी वो नशा के आदी हुआ है, ये भी हो सकता है। परंतु उसी का ही एक हम उम्र मतलब एक ही उम्र के सबल थी निर्मल का प्रेम एवं दायित्वबोधता के कारण उसे उस रास्ता से वो ले आता है, वो रास्ता उस छोड़ देता है और जिससे उसे एक सही रास्ता नजर आता है। सिद्धार्थ अपनी त्रासद स्थिति से जिस बुरी स्थिति में था, वो स्थिति से धीरे धीरे वो निकल आता है। नशा मुक्ति के एक संग्राम की तरह है। स्वयं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए व्यक्ति एक तरह से नशा मुक्त हो जाता है। दूसरी ओर देखा जाए, जो कि उसका दोस्त निर्मल एक जटिल रोग से भी ग्रस्त होता है। इसमें हार जीत किसकी होगी, ये अलग पहलू है, लेकिन सभी को इस तरह के संग्राम में भाग लेना चाहिए, जो कि इस कहानी का एक मूल संदेश भी है। आज फिर वही हुआ मतलब बहुत दिनों से, शायद काफी दिनों से ये चलते हुए आ रहा है। इसी तरह आज फिर वही हुआ जो पहले से हो रहा है। आज फिर प्रशांत के बस्ते से कुछ रुपए गायब हो गए। प्रशांत ने यह शिकायत जब अपने शिक्षक को बताया, महेंद्र सर तो ये सुनते ही सर पहले गुस्से में आ गए कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जब तक आपको जरूरत ना हो स्कूल में पैसे लेके ना आए, लेकिन वही हो रहा है। इसलिए वे काफी गुस्सा हो गए थे। लेकिन इस बात को सफाई देते हुए प्रशांत ने कहा, सर मुझे 2 कॉपी खरीदना था। लेकिन उस बात का नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर चोर पकड़ा गया तो उसे स्कूल से भी
लिए हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। अगर किसी ने लिया है तो वो उसे वापस कर दे। तो लेकिन कोई भी उसे जब नहीं निकाला तो एक एक करके सबके बस्तों को देखा गया। जब ढूंढा गया, अब विद्यार्थियों को भी एक बार बढ़े, एक एक करके सभी ने अपने जेब टटोलने लगे, जेब में देखने लगे कि काहे शायद हमारी जेब में भी तो नहीं है या फिर हमारे बस्ते में भी तो नहीं है। एक एक करके सभी विद्यार्थियों ने अपने बैग में देखा, अपने जेबों में देखा। तो इसी तरह देखते देखते प्रशांत के बैग से 2 50 के नोट जो गायब हुए थे, प्रशांत के भी 50 के नोट गायब हुए थे, वो सिद्धार्थ के बस्ते में मिला। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि ये पैसे तो मेरे माँ ने दिए हैं। तो सर भी गुस्से में आ गए और गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। इस बात को सुनते हुए वो भी गुस्से में आकर जोर से कहा कि सर, क्या दुनिया में 50 के नोट सिर्फ 2 ही है? और यही बात को उसने काफी जोर से कहा और कांपते हुए स्वरों में कहा। कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे सब चौंक में रह गए कि इस तरह आज तक किसी ने भी इस तरह अनुशासन प्रिय शिक्षक की और आंखें उठाकर बात नहीं की है। इसीलिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महेंद्र सर ने भी किसी तरह अपने आप को धीरज बंधाया, ठीक है, लेकिन जिस दिन सबूत के साथ तुम अगर पकड़े जाओगे तो समझ लेना उस दिन स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसी तरह धीरे धीरे जब स्कूल खत्म हुआ, निर्मल जानबूझकर कुछ देर स्कूल के गेट से थोड़े देर से निकला। किसी तरह वो पान की दुकान की ओर धीरे धीरे बढ़ा। अनुमान के अनुसार उसे अनुमान था कि शायद सिद्धार्थ ने ही लिया है। इसी अनुमान के द्वारा जब उसने सिद्धार्थ को पान की दुकान पर जाते हुए देखा तो वो भी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा और जाते ही उसने देखा कि ठीक दुकान के बीच में सिद्धार्थ छुपकर सिगरेट पी रहा है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जैसे उम्रों के लोग भी इस तरह के खराब काम करते हैं और उसका जो साथी जो सिगरेट पी रहा है वो उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह छुपकर सिगरेट की कश लगाना देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। निर्मल को पहले से दुकानदार पसंद नहीं था। उसे लगा कि दुकानदार दुकान पर आने वाले लड़के लड़कियों को बड़े गौर से निहारता था, देखता था। निहारना मतलब देखना। कई दिन के निरीक्षण के बाद, जांच पड़ताल, कई दिनों के निरीक्षण के बाद निर्मल से भी उसके घर परिवार की बात पूछी थी और किसी कारण शायद निर्मल उस दुकान पर गया था। तब उस पान वाले ने शायद निर्मल से भी इसी तरह के काफी प्रश्न किए थे। उसके माता पिता तथा बहन के बारे में उससे पूछा था। उसमें थोड़ी सी भी आत्मीयता उसे नहीं दिखाई पड़ी थी, बल्कि दूसरों के घर की बातें जानना चाहता था। ये उसका शायद कोशिश होगा या लोगों के घर की बातें जानना उसका मन था। तो आजकल वो उस दुकान पर नहीं जाता, इसी कारण निर्मल उस दुकान पर नहीं जाता था। क्या सिद्धार्थ को उस दुकानदार की अधिक बातें करनी थी? वो सोच रहा था शायद सिद्धार्थ उस पान वाले के साथ और भी अधिक बातें इस तरह के करता हो। इस बारे में निर्मल ने उससे कभी पूछा नहीं था। सिद्धार्थ एक लापरवाह लड़का बोला गया है, स्वभाव का लड़का था, इसलिए निर्मल ने भी उसकी परवाह नहीं की और उसने उसे वही छोड़कर वहां से वो चल पड़ा।
क्योंकि सिद्धार्थ पहले ऐसे नहीं था। वो लोगों के साथ हंसता बोलता था, खेलता कूदता था, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ही गंभीर और लापरवाह दिख रहा था और अपने दोस्तों से अलग अलग रहता था और कक्षा में पीछे बैठता था और शिक्षक जो उसे गृह कार्य करने के लिए देता था वो भी उसे पूरा नहीं करता था। निर्मल ने सिद्धार्थ के माता पिता के बारे में यहां वहां से सुन रखा था और शायद उसे सोच रहा था कि सिद्धार्थ में आए जो परिवर्तन है शायद इसी कारण होगा, शायद बात भी वही है। लेकिन उस रहस्य में पान दुकान में लगातार जाते रहना उसे अच्छा नहीं लगा। निर्मल को सिद्धार्थ के पान दुकान पर निरंतर जाना, हर दिन जाना, उसे वो अच्छा नहीं लगा। शायद सोचा ये जो समस्या है, इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालना पड़ेगा। ये जो रहस्य है, इस रहस्य से पर्दा उठाना पड़ेगा। जिस बात पर है, किस लिए हुआ है, किस कारण वो पान की दुकान पर जाता था, इसकी जांच पड़ताल करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह अपने दोस्त को बर्बाद होते हुए वो नहीं देखना चाहता था। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पर अच्छा होना ही वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए किसी तरह निर्मल उस दुकान की तरफ धीरे धीरे बढ़ गया। जैसे ही दुकानदार ने निर्मल को देखा, सीधा प्रश्न किया, क्या चाहिए? इस तरह के गुस्से भरे सुर को सुनते हुए उसे भी काफी कुछ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसके सामने एक दोस्त का परेशानी था और उसने कहा कि मुझे सिद्धार्थ से मिलना है। फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखकर उस पर अपने अधिकार जमाते हुए कहा कि मुझे तुमसे बात करना है। ये जो लाइन इसमें ध्यान देना, वस्तुतः हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान ही हमें अधिकार दिलाता है। जो हमारे उत्तरदायित्व होता है उसी पर ही हमारा अधिकार किस तरह होना चाहिए, वो अधिकार हम पे जताता है। इस तरह अधिकार पूर्वक आदेश देने से सिद्धार्थ जैसे उधर लड़का भी कमजोर पड़ गया। वो निर्मल के पीछे पीछे चलने लग गया। दुकान से कुछ दूर जाने के बाद निर्मल वहां रुक गया। जैसे ही वहां रुका, सिद्धार्थ आते ही निर्मल ने सीधा उस पर प्रश्न किया, प्रशांत के बस्ते से तुमने पैसे क्यों चुराए? तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम लोग सिर्फ मुझ पर शक करते हो। ऐसा बोलते ही सिद्धार्थ का जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास डोल गया। फिर उसने जवाब दिया, मैंने चोरी नहीं की। मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोलो, निर्मल ने कहा। लेकिन निर्मल की जो आवाज में कोमलता था, उस कोमलता वाली आवाज को सुनकर, उसकी तरफ देखकर उसे बोलने का उसमें साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर तब कहा, सिर झुका गया था और कुछ क्षणों तक शांत रहा। निर्मल ने देखा कि महेंद्र सर की आंखों में आंखें डालकर लापरवाही से जवाब देने वाले उधर लड़के का चेहरा उसके सामने किस प्रकार उतर गया। मतलब ये कि जब शिक्षक ने उस पर बोला था कि तुमने पैसे लिए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तब सिद्धार्थ ने किस तरह तेज स्वर में गुस्से से अपने शिक्षक को जवाब दिया था। लेकिन आज वही जवाब निर्मल के सामने एकदम कोमल बना हुआ है। तुम्हें कुछ हुआ है, कुछ मुझे बताओगे? जो तुम्हारी परेशानी है मुझे बताओ। परंतु सिद्धार्थ ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। शायद कुछ बताना नहीं चाह रहा था और कुछ बता भी नहीं सकता था। क्या हुआ? निर्मल कुछ समझ पाता, सिद्धार्थ ने सामने से निकलती जाती हुई एक सिटी बस पर दौड़कर
पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। किसी तरह उछलकर वो बस पे चढ़ गए और सिद्धार्थ के कानों में एक ही बात गूंज रहा था कि तुम्हें क्या हुआ सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। ये जो वाक्य उसने बोला था वो वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था। जैसे ही बस में चढ़ा वही शब्द, इसी तरह उसके कानों में ये शब्द गूंजने के कारण वो परेशान में पड़ गया और एक सप्ताह वो स्कूल भी नहीं गया। निर्मल की कई बातें बार बार उसके कानों में शांत संगीत बोला गया है, क्योंकि उन शब्दों में कुछ शब्द घुसा हुआ था, उसका अर्थ था जिसके कारण उसके कानों में गूंज रहा था। एक संगीत की तरह शब्द बोला गया है कि तुम्हें क्या हुआ सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। ऐसी बातें कर सकने वाले सिद्धार्थ के जीवन में वो दूर चले जा चुके हैं, क्योंकि जो प्यार उसे नहीं मिला उसके मिलने की आशा उसके जैसे कमजोर और अभिमानी बना जाता है, क्योंकि इस तरह के प्यार भरे शब्द उसने सुने ही नहीं थे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इन बातों पर वो अभिमान करे तो किस पे करे, अगर अभिमान करे तो किस पे करे। महेंद्र सर जैसे कर्कश आवाज से बोलने वाले शिक्षक के सामने पढ़ना तो आसान है, सिद्धार्थ जैसे उधर लापरवाह लड़के के लिए महेंद्र सर जैसा व्यक्ति का सामना करना भी सहज है, लेकिन निर्मल का सामना करना उसके लिए आसान नहीं है। उसके सवालों का जवाब वो ना दे पाया और शांति में रहा, जिसके कारण उन बातों को लेकर वो तड़प भी रहा था, क्योंकि वो अब मानसिक रूप से निर्मल का सामना करने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा था। और उसे भय था कि अगर निर्मल मेरे सामने आ जाएगा तो वही प्रश्न का जवाब मैं किस तरह से उसको दूंगा, उसे समझ नहीं आ रहा। एक सप्ताह तक वो पान की दुकान पर भी नहीं गया और उसका जो दुख था वो और भी अधिक बढ़ गया। अब उसका मन अशांत रहने लगा। भय अनिश्चितता ने उसको घेर रखा था। जब वो उस विषय के बारे में सोचता था, कौन सा विषय? सिद्धार्थ, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताना ही होगा। इस विषय के बारे में जैसे ही वो सुनता है तो उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। दुकानदार, निर्मल या अन्य कोई, जो भी उसका कोई अपना था, अपना ही रहना चाहिए था, लेकिन सभी उसके नजर में परस्पर विपरीत व्यवहार ही करने लगे थे। तभी वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। अभी उसे घर एक मरघट जैसा, शमशान जैसा लगने लगा। उसके कानों में सिर्फ यही बातें गूंज रहा था, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। कक्षा में प्रवेश करते ही महेंद्र सर ने छात्र छात्राओं के चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। उसके बाद संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, वो बदमाश आज स्कूल नहीं आया, चोरी करते पकड़े जाने के शर्म से शायद वो स्कूल नहीं आया। अभी निर्मल भी इन सब बातों को सुन रहा था, वो तो उत्साह के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे भी शक था या उसे भी फिक्र था अपने दोस्त के बारे में, इसलिए उन सब बातों को सुनते हुए भी उसका वो कोई जवाब नहीं दे पाया। कमरे में अंधेरा था। बिस्तर से उठकर उसने क्या किया, पहले बत्ती को जलाने की भी कोशिश की। माँ भी शायद किसी कारण से बाहर थे, शायद अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। सिद्धार्थ बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया था, लेकिन
उसके लिए उसकी माँ थोड़ी भी चिंतित नहीं थी। एक दिन माँ ने पूछा, स्कूल नहीं जाओगे? वो बीमारी का बहाना बनाकर शांत रहा। उसका जवाब सुनकर माँ भी आश्वस्त हो गई। फिर कभी स्कूल जाने के बारे में उसने नहीं पूछा। नहीं, उसे अभिमान नहीं है। जीवन में दुख आघात मनुष्य को बार बार होने पर इससे उसका अभिमान टूट जाता है। जो अभिमान रहता है, जब उसको जीवन का दुख और मनुष्य के बार बार कहे गई बातों को अगर सुनते रहे तो जो अभिमान होता है वो अभिमान टूट जाता है। जब से उसने होश संभाला तब से अपने माता पिता को अपने आपस में उसने लड़ते झगड़ते हुए ही देखा था। घर में प्रतिदिन शोरगुल होता था, गाली गलौज होता था, जिसके लिए सिद्धार्थ सांस रोककर सब कुछ अपने माता पिता के बातों को वो सुनता रहता था। इसके साथ ही पत्थर जैसे कठोर चेहरे को भी मूक बनकर वो देखता रहता था। वो ये सोचता है मां का पक्ष ले या फिर पिता का। इसका निर्णय करना उसके सामर्थ्य से बाहर था। इन सब का उसके मन मस्तिष्क, इन सब का जो माता पिता या घर का जो हालत है, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, गाली गलौज, इन सब बातों पर उसका एक बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अगर इन सब बातों को सुनकर सोचकर वो रोए तो उसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन उसके पिताजी उन लोगों को फ्लैट में छोड़कर कहीं दूर चले गए। माता पिता के रहते ऐसी संतानों पर दुखों का एक बड़ा पहाड़ टूटा। उसे दूर करने वाला भी कोई नहीं था। पिताजी आए थे। उसके पिता दो सप्ताह बाद स्कूल की छुट्टी पर आकर उससे मिले भी थे। तब पिताजी ने एक रंग बिरंगी चॉकलेट लाकर उसे दिया था। घर आकर उसे खाने के लिए चॉकलेट मुंह में रखता, परंतु उसका स्वाद पाने के पहले उसके अपने आंखों से आंसू टपक पड़ते थे। माता पिता के बीच न सुलझने वाले कौन सा ऐसा सवाल था जो उसके आंसू से भी भारी था। उसका जो माता पिता का प्रेम न मिलना, माता का कोमलता का बड़ा हाथ उसके सिर पर ना होना, इन सब बातों को सोचकर शायद उसके आंखों से आंसू भर आता था और उन आंसुओं को पोंछने वाला भी कोई नहीं था। जो उसके पिता चॉकलेट लाते थे, उन चॉकलेट के कागजों को एक पेंसिल बॉक्स पर पूरी तरह से भर गया था। उन कागजों को वो अपने पेंसिल बॉक्स में रखता था। हंसना खेलना, पढ़ना सोना, वो सब भूल गया था। एक दिन उसके पिताजी ने कह दिया, मुझसे मिलने अब नहीं आएगी। और एक दिन इसी तरह आते आते एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि अब वो दोबारा उससे मिलने नहीं आएगा। उससे अपने पिताजी के चेहरे को देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि पिताजी की आंखों में भी आंसू भर गए थे। पर क्यों नहीं मालूम। पिताजी का सवाल को उसने जवाब नहीं दिया। जो पिताजी ने उससे बोला था कि अब मैं और तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, इस बात पर उसका जवाब भी वो नहीं दे सका। पिताजी से उसने कभी नहीं पूछा था कि वो उसे छोड़कर क्यों चले गए। बातें कहां से कहां बढ़ी चली जा रही थी। सिद्धार्थ का जैसा उनके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं था। बिना चप्पू की नाव में जैसे वो सवार था। जैसे नाव नदी में बिना चप्पू के सहारे रहे तो आप ना उधर जा सकते हो ना इधर, आप मझधार में ही रहने पड़ेंगे। वैसा ही इसके साथ हुआ। नदी की धारा आधी नाव को जहां ले जाए जैसा वही उसकी मंजिल है। और उसी तरह बोला गया है कि जिस प्रकार नदी में नाव बिना चप्पू का रहे तो हवा या आंधी वो उसे जहां ले जाए वो उसे उसको वही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही देखा जाए तो वही उसके लिए मंजिल के रूप है। घर में उसका मन तो नहीं लगता था। स्कूल की छुट्टी के बाद वो इधर उधर घूमता भी फिरता था।
देर से घर भी पहुंचता था। माँ ने उसकी चिंता भी नहीं की, कभी माँ उसे पूछती भी नहीं थी या आश्रय रूप से कभी गुस्सा भी नहीं करते थे, क्योंकि माता पिता का प्यार न मिलना से वो इसका स्वभाव विद्रोही स्वभाव बोला गया है, उसका स्वभाव में परिवर्तन आ गया। सिद्धार्थ को एक मजबूत छत्र छाया एवं अपने स्नेह की उसकी काफी जरूरत थी। उसे डूबते का तिनके का सहारा चाहिए था, क्योंकि अब वो जिस राह में चल रहा था उस राह में उसे संभालने वाला कोई न कोई चाहिए था। इसलिए बोला गया है डूबते को तिनके का सहारा। ऐसी स्थिति में वो उस पान दुकानदार के साथ मिलकर बातें करना, उसको समय बिताना उसको अच्छा लगा। दुकानदार के स्नेह भरे व्यवहार ने उसके हृदय को सुख पहुंचाया था। तब उसने दिल खोलकर शायद अपने सारे दुख भरे उस दुकानदार को बताया था। दुकानदार ने शायद देखा जाए दुकानदार को भी इसी क्षण की ही तलाश थी। तब उसने सिद्धार्थ के हाथ में एक सिगरेट पकड़ा दिया। सिद्धार्थ तो सिगरेट पीना नहीं चाहता था, लेकिन दुकानदार ने उसे लालच देते हुए बताया कि शायद अगर तुम इस तरह से पियोगे तो तुम्हारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। वो कांपती उंगलियों से किसी तरह सिगरेट को पिया और वो चाहता भी नहीं था कि उसे पिए, फेंकना भी चाहता था लेकिन फेंक नहीं सका। सिगरेट समाप्त होने से पहले ही उसके शरीर में जो फुर्ती हुआ, उसी फुर्ती को उसने अपने दुख का एक इलाज समझ बैठा। बहुत दिनों के बाद शायद उसे आज एक गहरी नींद आई। इससे पहले जब वो सो रहा था तो उसका मन अविचल था। अगली सुबह जब उसने उठा तो उसका मन फिर से अस्थिर हो गया, क्योंकि जो पुरानी यादें था वो फिर ताजा हो गया। उसका दुख जो पहले था, शायद इस दिन वो दुख उससे भी बढ़कर हो गया। अब वो सिगरेट के लिए पागल होकर की तरह फिर पान की दुकान पर जाने लगा। दुकानदार जब उसको देखता तो मुस्कुराता हुआ उसको बड़े प्यार से बुलाता, और जब सिद्धार्थ जैसे देखता तो वो भी खुश हो जाता, क्योंकि उसकी एक व्यवस्था भी थी। शायद सिद्धार्थ को नहीं मालूम था कि उस सिगरेट में ड्रग्स मिला हुआ है। वो ड्रग्स लेने की अब आदी हो चुका था। दुकानदार ने देखा कि सिद्धार्थ जैसा शिकार अपने जाल में फंस रहा है, तो इस अवसर को वो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कीमती चीज बोला गया है। इसे लाने में बहुत खतरा है, ऊपर से पुलिस का भी झंझट है। अब ये पैसा देकर सामान लेना। अब धीरे धीरे जब सिद्धार्थ इसका आदी हो चुका था तो दुकानदार ने समझा कि अब तो शिकार जाल में फंस चुका है, इसे तो इसका जरूरत पड़ेगा ही। तो इसलिए बोला कि अब तो इसे लाना मुश्किल है, और ये जो सामान है ये सामान लाने के लिए हमें बड़े मुश्किलों का सामना करने करके लाना पड़ता है। अब तो पैसे देना पड़ेगा, अगर पैसे दोगे तो ही इस सामान को आप ले सकोगे। एक दिन सिद्धार्थ की माँ सोने के कंगन अपनी मेज पर रख चले गए थे बाथरूम पर स्नान करने के लिए। तो सिद्धार्थ को भी ये मौका बड़ा अच्छा लगा और उसने वो कंगन चुरा लिया और उड़ाकर दुकानदार को दिया। पुलिस आई और घर के काम करने वाली नौकरानी को पकड़कर थाने ले गया। सिद्धार्थ के आंदोलन शुरू हो गया। उसे मालूम था कि चोर कौन है, लेकिन फिर भी वो उस पर शांत रहा, कुछ ना बोल सका। नौकरानी के मायूस चेहरा देखकर उसे रात भर नींद भी नहीं आया, लेकिन फिर भी उसे सच का सामना करने की उस पर शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो एक ड्रग्स का आदी हो चुका था। तब उसने अनुभव हुआ कि उसके अंदर का जो आदमी है वो मर चुका है। अब सिद्धार्थ को इन सब बातों की परवाह नहीं था, क्योंकि उसे माँ रोज खर्चे के लिए कुछ ना कुछ पैसे देता था और वही पैसे वो दुकानदार को देकर आता था। और कभी कभी नहीं मिलता था तो
सिद्धार्थ का कमरा अब पूरी तरह अंधकार में भी डूब गया था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो जुगनू को देखता था। इधर उधर में प्रकाश फैला था। पेंसिल बॉक्स अपने पिताजी के द्वारा दिए गए चॉकलेट और कागजों को वो देखता था। बॉक्स को खोल कर देखा, उसमें सिगरेट, ड्रग्स के टैबलेट आदि सब खत्म हो चुके थे। इधर कई दिनों से वो पान की दुकान पर भी नहीं गया। स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात। पान दुकान पर निर्मल द्वारा कही गई बातों को उसके हृदय को झकझोर देता था। वही बातें फिर घूमकर उसके कानों में आता था कि सिद्धार्थ, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताना ही होगा।